बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में बारिशों ने तबाही मचा दी है और तकरीबन अब तक की जो इत्तलात मौसूल हुई हैं 330 अफराद जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। बहुत बड़ी तबाही देखने में आ रही है और अभी भी इसके हवाले से तखमीना लगाया जा रहा है जानी और माली नुकसान का, और मज़ीद अपडेट्स भी वक्त के साथ साथ आ रही हैं। गुज़िश्ता 48 घंटों की ये सूरत हाल है। क्लाउड बस्ट हुआ, नदी नालों में तोग़यानी आ गई और सबसे ज़्यादा बुनेर जो है वो गांव मुतासर हुआ है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक हेलीकॉप्टर भी ख़राब मौसम की वजह से क्रैश कर गया। वो इमदादी कामों में मसरूफ़ था, रेस्क्यू के कामों में मसरूफ़ था। केपी गवर्नमेंट का वो हेलीकॉप्टर था और उसमें सवार 5 अफराद भी जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। इस दुख की घड़ी में और इस मुश्किल घड़ी में तमाम पाकिस्तान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ खड़ा है और इसका मुजाहरा तमाम सूबों की जानिब से किया गया है। मरीम नवाज़ की जानिब से टेलीफोन किया गया अली अमीन गंडापुर को। पंजाब के वसाइल केपी हुकूमत और आवाम की मदद के लिए तैयार हैं, ये पैगाम दिया गया। फिर मुराद अली शाह साहब की जानिब से वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने भी रब्ता किया और सिंध हुकूमत गम की घड़ी में सलाम तासीन के साथ खड़ी है। फिर वज़ीर आज़म साहब की जानिब से एक इजलास बुलाया गया और जो NDM में है उसको खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की गई कि वो वहाँ पर जाकर तमाम मदद करे, और वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और जो भी मदद वहाँ पर की जा सकती है की जा रही है। फिर फ़ील्ड मार्शल साहब की जानिब से सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए खुसूसी हिदायत कर दी गई हैं और पाक फ़ौज जो है वो किसी भी साने या हादसे की सूरत में रेस्क्यू कार्रवाइयों में भी भरपूर हिस्सा लेती है और वो इस वक्त भी हिस्सा ले रही है। वज़ीर आला KP ने 50 करोड़ के फ़ंड्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं, तो वहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है। हम सब दुआगो हैं कि जितना नुकसान से बचा जा सके या जितना कम नुकसान हो उतना अच्छा है, लेकिन अभी भी जो नंबर्स आ रहे हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं। और जहाँ पर हमारी बात हुई वहाँ पे अपने मकामी रिपोर्टर्स के हवाले से, तो वो ये बताते हैं कि ये वो लाशें हैं जो कि अस्पताल लाई गई हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाशों को अस्पताल नहीं लाया गया, तो ये नंबर इंक्रीज़ भी हो सकता है। और कल जब मेरी फैसल करीम कुंडी साहब से, गवर्नर KP हैं जो, उनसे बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वफाक से जो भी मदद होगी मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदा करते हुए वो सूबे तक पहुँचाऊँगा और कोशिश करेंगे कि हम इस मुश्किल घड़ी में सब इकट्ठे खड़े हों ताकि मैक्सिमम लोगों की जानों को जो है वो बचाया जा सके। इसी पर बात करते हैं कि खुसूसी तौर पर 3 मौज़ूआत पर अब कोशिश करेंगे कि बात करें कि ये क्या हुआ, हमारी ज़िम्मेदारी क्या है और मुस्तक़बिल में इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। हमारे साथ प्रोग्राम में नजमुल साकिब साहब, लारी साहब और PJ मीर साहब मौजूद हैं। नजमुल साकिब साहब, इस सारी सूरत हाल के अंदर आप क्या समझते हैं कि क्या ये जो कुछ हुआ खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में जो बारिशों की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है और जो तबाही वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं, ये कुदरती आफत है, इसके बारे में पहले से इल्म नहीं हो सकता, क्लाउड बस्ट के बारे में तो नहीं मालूम हो सकता, या आपको लगता है कि पेशगी इक़दाम किए जा सकते थे? कितना आसान है इस सवाल का जवाब। पेशगी इक़दाम बिल्कुल किए जा सकते थे, करने चाहिए थे, नहीं किए गए। सबसे पहले तो ये ना, ये जो टर्मिनोलॉजी और नॉमेनक्लेचर इस्तेमाल होता है जी, पता नहीं फ्लैश फ्लड्स आ गए हैं, क्लाउड बस्ट हो गया है, पता नहीं ये क्लाउड बस्ट का मतलब क्या है। और यार सिंपल सी बात है कि अगर एक थोड़े छोटे इलाके में तेज़ी से बारिश हो, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। ये फ्लैश फ्लड जो है, ये जल्दी से जो पानी इकट्ठा हो जाता है उससे जो सैलाब आता है, ये मुझे समझ नहीं आती। ये मॉनसून की बारिशें पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रही हैं? क्या ये पहली दफ़ा है कि बारिशें हो रही हैं? ये तो पता था हो रही हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि देखें जी, इस दफ़ा कुदरत जो है ना वो हमसे नाराज़ है, इस दफ़ा पता नहीं कोई अजाब है, ऊपर से देखें ना जी, अब बारिश का कोई क्या कर सकता है। यकीन कीजिए दुख होता है और उसमें तकलीफ होती है। हम तो आराम से कह देते ना 330 लोग सैलाब में मारे गए, तमत बिल खैर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनके ख़ानदानों से हमदर्दी है। और यार ये जो 20-30 करोड़ 50 करोड़ रुपए के फंड आप क्रिएट करते हैं, किसी का बेटा ला सकते हैं आप, किसी की बिटिया ला सकती है जिसकी यानी 4 दिन बाद शादी थी,
किसी के माँ बाप को जो बीमार थे और उनकी तीमारदारी कर रहे थे घर में, उनको वापस ला सकते हैं। हम लोग समझते 330 का मसला भी 330 क्या होते हैं? हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग मर गए, जंग में मर गए, भूख से मर गए, अफलास से मर गए, 330 और मर गए। आपको याद दहानी करानी है। हमें पता है कि क्या करना था, हमें पता है मसला कहां पे है, याद दहानी कर लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो जंगलात हैं जो आपने लकड़ी काटी और बेच दी, ये जो इकोसिस्टम है ख़ासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान का, एजेके का, और उसके बाद ये आपकी केपी जो प्रोविंस है आपका, इसके जंगलात काट दिए आपने और निकासी का इंतज़ाम नहीं है। इकोसिस्टम आपने सारे का सारा ख़राब कर दिया। किसने किया? कुदरत ने किया। तकलीफ़ होती है, 330 बहुत होते हैं यार। अच्छा, आपने गैर कानूनी लॉगिंग जिसको कहते हैं, किसने करवाई? हमने करवाई, उधर की एडमिनिस्ट्रेशन ने करवाई। अपनी आंखों से देखा कि इलाके का हशर क्या हो रहा है। मुझे ये बताइए कि वो इलाके जहां सैलाब आता है, बरसों से आता है, हर साल आता है, वहां की ज़मीन सस्ते दामों बेचने की ज़रूरत क्या है? वहां पे जब घर बन रहे थे हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता था कि ये सस्ते दामों जो लोग खरीद रहे हैं, ये जो घर बना रहे हैं, सैलाब आएगा तो ये बह जाएंगे। अच्छा, ये जो क्लाइमेट बेस्ड, साइंस बेस्ड और ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सारा हिसाब किताब है क्लाइमेट चेंज का, मौसमियाती तब्दीली का, इसका हमें नहीं पता था कि किस तरह से कौन कौन से यानी अवामिल हैं जिनकी वजह से कि हालात ख़राब होंगे। पानी जो है वो जो बारिश बाराने रहमत होती है वो किस तरह जहमत बनेगी, हमें नहीं पता था। मुझे बता दीजिए, पूरे पाकिस्तान में किसी अहम ओहदे पे क्लाइमेट चेंज के बारे में जानने वाला शख्स, कोई एनवायरमेंटलिस्ट किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लगा हुआ है? वो मेरे जैसे लोगों को उठा के लगा देते हैं, जी आप बड़ा अच्छा काम करेंगे। क्लाइमेट चेंज का पता नहीं, और साथ में हमें पता है कि जी ये ज़मीन इस तरह से नहीं होती, ज़मीन का अपना एक सिस्टम होता है, उसकी इरोजन होती है, सेम और थोर होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं, नहीं पता। और अब अगर आप ये कहेंगे कि जी ये तो कुदरत की तरफ से आया है, लंबी हो गई मॉनसून की बारिशें, अब हम क्लाउड बस्ट हो गया, फ्लैश फ्लड आ गया, अब हम क्या करें, तो मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूं। देखिए, ये सिर्फ केपी और गिलगित बल्तिस्तान और ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए वार्निंग है। ये एक वेकअप कॉल है कि अगर आप ये समझते हैं ना कि ये चूंकि इलाके हैं यहाँ पे तो इतने ज़्यादा वो यानी तरक्की नहीं हुई, फिर बॉर्डर्स बड़े टेंस हैं, सियासी सूरत हाल ये वो वगैरह वगैरह, इन बातों में ना उलझें। ये वक्त है प्लानिंग करने का। और पॉलिसी फेलियर, अगर आप मुझे सिर्फ 2 लफ्ज़ों में पूछें कि ये क्या है, तो मैं कहूँगा ये पॉलिसी फेलियर है। और ये पॉलिसी फेलियर जो है ये बरस हा बरस से चलता आ रहा है। एक दूसरे पे डाल देंगे और हमें टर्मिनोलॉजीज और यानी नॉमेनक्लेचर में डाल देंगे, क्लाउड बस्ट हो गया। और यार ये भी तो बताओ ना, ये सारी इरोजन कैसे हुई, कि दरख्त काट के कौन ले गया, ये इकोसिस्टम किसने खराब किया, हमें नहीं बताया जाता। देखिए, चंद लाख रुपए दे के आप किसी के बेटे, किसी की बेटी, किसी के बाप, किसी की माँ, किसी की भाभी, किसी की भावज, उसका अजाला नहीं कर सकते। जानें बचानी है तो सैलाब आने से पहले बचाइए। अताशात के एक शेर पे यानी ख़त्म करता हूँ अपनी इस वक्त की बात जी। हमारे बलोचिस्तान के बहुत ज़बरदस्त शायर, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे। सैलाब को ना रोकिए, सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। सैलाब को ना रोकिए, रास्ता बनाइए। किसने कहा था घर लबे दरिया बनाइए। अच्छा हिलाली साहब, क्या आपको लगता है कि हमारी अपनी नाकामियों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है जो हम फेस कर रहे हैं, ख़ास तौर पर गुज़िश्ता 48 घंटों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है इस सब के अंदर? देखिए, पहली चीज़ जो होनी चाहिए वो एक एनवायरमेंटल ऑडिट करें। ये एनवायरमेंटल ऑडिट से आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा ख़तरा है सेटलमेंट्स को जिधर वो सेटलमेंट्स हैं।
आपको ये पता चल जाएगा जिधर सेटलमेंट्स होने चाहिए और जिधर उनको नहीं होनी चाहिए, और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसको किधर लोकेट कर, अगर नहीं होना चाहिए तो किधर रीलोकेट वो हो सकते हैं। किस किस्म का कंस्ट्रक्शन, माने सिर्फ घर बनाना नहीं, घर के साथ दीवार होना, घर के साथ नाला होना, किधर पानी को डाइवर्ट कर सके, किस किस्म की कंस्ट्रक्शन आपको चाहिए, ये सब चीजें अगर आप करें और कितने पैसे वैसे लगेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या रिस्क हैं और किस रिस्क को आपने अवॉइड करना है। और फिर भी वो भी खत्म नहीं होगा बात उस वक्त, वो बात खत्म होगा जब आप देखेंगे कि किस किस्म के कदम उठाने हैं कि अगर फिर भी पानी आ गया तो जो लोग हैं उनको बचाने के लिए किस किस्म की चीजें चाहिए, कैसा मैन पावर किधर होना चाहिए और किस किस्म की इक्विपमेंट होनी चाहिए जो वो उनको बचा सके। ये सब चीजें जो हैं, तो मेरे ख्याल में ऐसे इलाकों में जिधर क्लाउड बर्स्ट होते हैं, और हिस्ट्री बता देता है मानसून पहले और इन द पास्ट जाके पता करें किधर किधर होता है, आपको अच्छा ठीक है। हिलाल साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मीर साहब ये फरमाइएगा कि अब अनएक्सपेक्टेड होता है ये सारी सिचुएशन, ज़्यादा बारिश हो जाए तो कैलकुलेट नहीं हुई होती और ये भी नहीं पता होता कि किस जगह पर होगी, क्योंकि जो महकमा मौसमियात बता रहा था गुज़िश्ता 8-10 दिनों के अंदर उस हिसाब से बारिशें नहीं हो रही थी, उससे कम हो रही थी, लेकिन अचानक बारिश हुई। पूरी दुनिया में हम इस किस्म के मनाजर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है, इंसानी जानें इतनी ज़ाया नहीं होती। तो क्या वजह है कि हमारे यहाँ हम उस चीज़ को मीट नहीं कर पाते जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के अंदर होती है? इसलिए क्योंकि हमारे जो इम्पोर्टेंस है, ये तरजीहात हैं कहीं और हैं। हम हर चीज़ फोरकास्ट कर देते हैं। एक सियासी जमात कोई भी हो, सियासी जमातों का बड़ा गर्क हम फोरकास्ट कर देंगे, पॉलिटिकल लीडर्स को हम फोरकास्ट कर देंगे कि यहाँ डिजास्टर हो गया है, लेकिन जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं हम आज तक उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सके। 1950 से लेके 1922 तक आपके 5 फ्लड्स आए और ये 25 में अब एक छठा आ गया। क्या आपने कोई लेसन लर्न किया? 20 मिलियन लोग अफेक्ट हुए, 20 मिलियन पीपल। मुझे आप बताओ, 20 मिलियन लोग अफेक्ट हुए और अभी तक हमें पता ही नहीं। ये बातें तो पहले नजम साकिब साहब कर गए और आउटलेट आपने को बनाए नहीं है। फ्लड्स आपके आते रहेंगे, नेचुरल डिजास्टर आता रहेगा, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट के ऊपर आपको बात करते नहीं है। गलत आपकी प्लांटेशन है, आपकी वाइल्ड लाइफ आपकी यहाँ से चली गई है और आप उसमें तवज्जो नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ से आपको वोट नहीं आता। वोट आप वजह वहां देते हैं जहां आप आवाम जो है उसको कंजेस्टेड एरिया के अंदर आप वहां कुछ ना कुछ कर देंगे, क्योंकि वहां से वोट आएगा। फंड तो आता है, रूरल एरिया वोट नहीं आता, फंड तो आता है मीर साहब। तो फंड भी वहीं जाता है ना, फंड जाता भी वहीं है, कल आवाम पे लगता है। अब 10 करोड़ जो लगाया है या जितने करोड़ आप लगाए हैं, क्या वाज इट नेसेसरी? अब तो आपने वो टाका पट्टी लगानी तो कर दिया है। ये 10 करोड़ आपके रिहैबिलिटेशन में या किसी डेवलपमेंट पे लग सकता था। हम यही करते हैं, जब भी कोई तूफान होता है, अर्थक्वेक है, वो 20 मिलियन इधर 20 मिलियन उधर, आपका बजट यही ऑफसेट हो जाता है। फिर आप कहते जी हमारे पास पैसा कोई नहीं है। देखें, नंबर 1, आप कभी भी उस पर बिलीव नहीं करते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम प्रिवेंशन पर तो जाते ही नहीं है, उसमें हम बात ही नहीं करते क्योंकि कोई है नहीं है। आपकी अर्बन प्लानिंग कोई नहीं है। आपकी जब अर्बन प्लानिंग कोई नहीं है, क्लाइमेट की तो बात हो गई है, क्लाइमेट कंट्रोल हमने किया कोई नहीं है। आप फॉसल फ्यूल किस तरह देख क्या क्या कर रहे हो। आपकी गाड़ियां जो इस वक्त, थैंक गॉड पंजाब गवर्नमेंट ने इस पर कदम उठाए हैं, कि आपकी गाड़ियां अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। उन गाड़ियों के ऊपर कोई कैटलाइट कन्वर्टर्स लगे नहीं है, धुआं ऊपर जा रहा है। आपको पता है इन पर्टिकुलर लाहौर के अंदर लोग किस तरह मर रहे हैं या किसका उनका क्या है इसका प्रॉब्लम? लंग डिजीजेस। ये क्यों है? इसलिए क्योंकि आपने क्लाइमेट पर बात ही कोई नहीं कर रहे। देयर इज नो वन देयर। शुक्र है भट्टे बंद किए, वो सारा आपका कंटामिनेशन हो रही थी। यहाँ जो हमें चाहिए, जब हम कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सिविल डिफेंस को रिवाइव करो। 60s के अंदर जब सिविल डिफेंस था और बरतानिया से लोग पढ़ के, अमेरिका से लोग पढ़ के आके सिविल डिफेंस को आगे लेके जा रहे थे, भुट्टो के बाद तो खत्म हो गया ये। इट इज अ नॉन एग्जिस्टेंट इदारा है। और जो आपने अभी बात की ज़ौक, पैसा जा रहा है लेकिन काम कोई नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा।
फायर ब्रिगेड पे कोई काम नहीं हो रहा। क्या कोई डिजास्टर होता है आपके फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए? कराची में एक जमाने में हर जगह फायर हाइड्रेंट्स लगे होते थे, लाहौर में भी लगे होते थे। किधर गए फायर हाइड्रेंट्स? आपने कोई प्लान ही नहीं किया। यू डोंट प्लान एट ऑल। अब उसके बाद क्या होता है? अभी जो आपने प्रोग्राम शुरू किया, वजीर आला, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर सारे ये कह रहे हैं जी बड़ा अफसोस है जी, ये हो गया वो गया, और बाद में यार रोने तो उधर देखे तुम्हारे पास। ये तो हम तो 78 साल से सुन रहे हैं, रो रहे हैं। तो क्या हर साल हम यही रोते रहेंगे या इसके ऊपर कोई काम करेंगे? हम हैं lastminute.com। जब मुसीबत आती है हम जाग जाते हैं, जब मुसीबत नहीं आती है मिट्टी पाओ आगे चलो। ये देखो, ये खत्म करो। एक आदमी जिसको मैं अभी बैठ के क्रेडिट देता हूं, वो है उधर का ये MQM का था यार, ये मेयर भी बन गया, मैं नाम इसका भूल रहा हूँ, मुस्तफा कमाल। मुस्तफा कमाल। जब ड्रिग रोड भर जाती थी, उससे पहले नेमत साहब ने भी बड़ा काम किया, भर जाती थी। वो किसने क्यों की थी? गवर्नमेंट ने किया था? नो। आपके फ्लड्स जो कराची में आते थे वो आपने और मैंने किए हैं। प्लास्टिक्स फेंक दिया रोड के ऊपर, गटर बंद हो गए, पानी रोड पे आ गया। ठीक है, ये सारा पूरे पाकिस्तान के अंदर यही हम करते हैं। हम हुकूमतों को ब्लेम करते हैं। आपकी और मेरी ज़ौक़ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हम मिनट उठा के हुकूमत को करते हैं, लेकिन साथ साथ हुकूमत और अवाम जब ये मिल के काम नहीं करेंगे और अब हुकूमत कहेगी मैं तो सब जानती हूँ, तो फिर हम सॉरी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ये रोना धोना बंद करो और खुदा के लिए अगले फ्लड्स के लिए ये आएंगे, आते रहेंगे, इसकी तैयारी करो। इसमें कोई अभी तक को बात हुई है? मैं कितनी देर में आप ही के शो में और अपने शोज में कहता रहा हूं, खुदा के लिए रेजर्वर्स बनाए। आपके विलेजेस उड़ जाते हैं, रुड़ जाते हैं, कोई रेजर्वायर बना कोई नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा बेसिक इशू है कि वो जब बारिश अपनी तादाद से ज़्यादा होती है तो वो नदी नाले जो होते हैं वो भर जाते हैं और जिसकी वजह से आसपास की आबादियों को नुकसान होता है। हिलाल साहब, आप बता रहे थे कमेटी बनानी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ तो ये काम तासुर इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से भी शायद डिस्कस हुआ है कि जो काम नहीं करना होता उसकी कमेटी बना दी जाती है। ये हर कुछ अरसे बाद देखते हैं हम, तो कमेटियाँ बनाने से तो ये मामला हल नहीं हुआ। कैसे हल हो पाएगा ये मामला कि वाकई संजीदगी से देखा जाए कि आगे जाके ना हो? देखिए, सीधी सादी बात है, जैसे मैंने आपको पहले से कहा था, एक एनवायरमेंटल ऑडिट करें, जाएं और देखें कि किधर है सेटलमेंट्स, लिंक इट विद हिस्ट्री, कितना बारिश किधर होता है, कब होता है, कब किधर फ्लड्स हैं, विच आर दी एरियाज जिधर खतरा है, और उस एरियाज में कौन सा मैन पावर डेलीगेट होगा कि उस वक्त उधर रहें इनको बचाने के लिए अगर बह गए तो। आप कंस्ट्रक्शंस क्यों होने देते हैं उस एरियाज में जिधर होना नहीं चाहिए, जो ऑडिट आपको बता देगा कि होना नहीं चाहिए। और अगर आपसे ये काम नहीं होता है, खुदा के लिए बाहर से लोगों को मंगवाएं, वो आपको पूरा डिजाइन करके दे देंगे क्या किधर होना चाहिए। एक मुल्क है इस दुनिया में, हॉलैंड, नेदरलैंड्स, जो समंदर के नीचे है मगर पानी नहीं आता, इट इज बिलो सी लेवल, मगर ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया है कि वाटर डज नॉट कम, फ्लड्स नहीं होते। सोचिए 2 मिनट के लिए कैसे उन्होंने बनाया होगा। तो सब चीज हो सकता है, खुदा ने हमें दिमाग दिया है, अब इस्तेमाल करो यार। नजमुल साकिब साहब, योर वन लाइन, मैं आता हूँ मीसा फिर आपकी तरफ और फिर ब्रेक पे जाएंगे। वन लाइन के क्या हो सकता है कमेटी के अलावा, बताएं। कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक तो बहुत सारे मेजर्स हैं जो आप ले सकते हैं। असल चीज़ ये है कि ये फड्डा आपने जो लिया है ना, ये कुदरत के साथ लिया है, ये नेचर के साथ आपने जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और नेचर से आज तक कौन जीत सका है? आप कर लीजिए सारे हिसाब किताब, फोरेंसिक्स करा लीजिए, ऑडिट करवा लीजिए, कमेटियाँ बना लीजिए, कमीशन बना लीजिए, बहुत सारे कवानीन बना लीजिए और हत्ता कि उन पे अमल भी कर लीजिए। अगर आपने कुदरत के साथ, नेचर के साथ लड़ाई ली हुई है, आप जीत ही नहीं सकते। और वो उस चीज़ के लिए अभी बात हो रही थी जी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और यार हम पाकिस्तान में हैं, कैसे करना चाहिए, कौन करेगा? यानी आप समझते हैं कि और हॉलैंड में ये हो रहा था, मैं इस तरह के यानी हालात तो लेके आए मैं जरा इसको पहले पाकिस्तान को हॉलैंड तो बनाएं, उसके बाद फिर सैलाबों की भी बात कर लेंगे। सिंप्लीफाई अगर करूं तो आप ये कहते हैं कि कैसी इमरजेंसी लगानी चाहिए जिसके तहत आगे कोई दरख्त नहीं काटने चाहिए अनटिल अनलेस आपके पास पूरी रिसर्च ना हो।
जी ऐसा ही है। उसमें यह है कि अगर आप में जो भी हुकूमत आती है, हम इस वक्त की हुकूमत की बात नहीं कर रहे, या इस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन लोकल की बात नहीं कर रहे, हम एक ओवरऑल एटीट्यूड की बात कर रहे हैं कि 12 अगस्त को मैं पता लगता है 14 अगस्त आ रही है, आपको पूरे साल से पता है 14 अगस्त ने आना है, ठीक है, लेकिन नहीं 21 मार्च को पता लगेगा, ओहो बिल बोर्ड बनाने हैं बड़े बड़े, क्या हो रहा है जी 23 मार्च आ रही है, 23 मार्च आ रही है, और यार पूरे एक साल से आ रही है। इस अप्रोच को, इस एटीट्यूड को थोड़ा सा बदलना है, और जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। ठीक जी मीर साहब, आप ऐड करना चाह रहे हैं? ज़ौक, मेरे कई दोस्त हैं, नजम साकिब साहब के भी होंगे, हिलाली साहब के भी, इनको बड़ा शौक है शिकार करने का। अंग्रेज ने अपने गैजेट्स में, आप देख लें, ये सारे शहरों के गैजेट्स निकलते थे कि पंजाब में हजारों की तादाद में हिरन होता था, नील गाय होता था, हम सब खा गए। अब जो बच गया है, यही दोस्त जाके उनको, वार्डन को पैसे देते हैं, खा जाते हैं और उनको मारते हैं। बात यह है कि आपके लॉज हैं। नजम साहब ने एक बात की कि पॉलिसी कोई नहीं, और भाई पॉलिसी तब आएगी जब आप प्लानिंग करेंगे। आप तो प्लानिंग ही नहीं कर रहे, तो पॉलिसी कहां से आएगी? द क्वेश्चन इज प्लानिंग करो। अर्बन प्लानिंग कोई नहीं है, बाय द वे, देयर इज नो अर्बन प्लानिंग ऑन डिजास्टर्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट आप बना दिया, हर चीज है, बैठे इस्लामाबाद में चाय पी रहे। व्हाट आर यू डूइंग? वो आपको, मुझे को प्रोग्रेशन बताओ भाई, आपको एनवायरमेंटलिस्ट को लेके आओ। वो बात हुई है नहीं। ठीक, आज इस जो मैं भी कहने लगा हूं, इसको नोट करें आप। आपका जो नेक्स्ट डिजास्टर होगा, जो कि बड़े हाई लेवल पे जाएगा, इन फ्लैश फ्लड्स के साथ सूएज का डिजास्टर होगा। आपका रॉ सूएज समुंदर में भी जा रहा है, आपका रॉ सूएज खेतों में भी जा रहा है, आप वही खाना भी खा रहे हैं वहां से। अब ये जो पानी है गंदा नालों का, ये कहां जाता है? खेतों में जाता है। खेतों में आप वही आर्सेनिक के साथ सब्जी भी खा रहे हैं। हम जी ऑर्गेनिक खाएंगे, ये खाएं, और कहां से खाओगे यार? तुम तो कंटेमिनेटेड कैंसरस सब्जियां खा रहे हो। को बात कर रहे हैं इसके ऊपर? Has anybody talked about it? हम कहते हैं बच्चों का आगे मुस्तकबिल क्या है? बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा? बच्चे तो बढ़ते ही मर जाएंगे बेचारे सारे। तैयारी कर नहीं रहे, सूवेज पे काम करो। अभी प्लानिंग की बहुत जरूरत है, और सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। हिलाली साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव डिबेट है इस तमाम सूरत हाल के अंदर, और बात वही है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हम हर 2 साल बाद शायद किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर इस बात को कोस रहे होंगे, या शायद किसी दिन हम खुद सैलाब की नज़र हो जाएं। मेरे ख्याल में 2 साल पता नहीं, मगर हर 102 साल के बाद इस कराची में, इस इलाके में एक जलजला ड्यू है, जो 1922 में क्वेटा में हुआ, और इधर अब ड्यू है। टेक्टोनिक प्लेट्स जो जमीन के नीचे हैं वो हिल रहे हैं, एक एक के ऊपर चढ़ाई हो रही है, और जब एक प्लेट दूसरे से टकरता है और ऊपर चढ़ता है तो अर्थक्वेक होता है, और उस अर्थक्वेक का इतना शदीद रिएक्शन होता है कि कोई चीज बच नहीं सकता, और कोई चीज खड़ा जो है वो हमारे पुराने कंस्ट्रक्शन रूल से कुछ बचेगा ही नहीं। उस वक्त क्या करोगे? और मैं आज आपको कह रहा हूं ये होगा, इट हैज टू हैपन। वो इतना प्रिडिक्टेबल है एज नाइट फॉलोज डे। क्या तैयारी है इस मुल्क में? क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है विद अ व्यू टू अर्थक्वेक्स हैपनिंग? जापान में तो जिधर ज्यादा अर्थक्वेक्स होते हैं, उन्होंने तो 7 और 12 स्टोरी बिल्डिंग रबर के साथ बना रहे हैं कि उसका वो हिलेगा मगर गिरेगा नहीं। कुछ कभी कोई ख्याल आया? कोई सा भी आदमी इधर, जब खास तौर कराची एरिया में जो अर्थक्वेक प्रोन है, बताते हुए किसी ने कहा है कि यार मेरा तो इतना ज्यादा खर्चा हुआ है कि मैंने अर्थक्वेक प्रूफ बनाया घर? नो वन। तो कहने की बात यह है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें करना चाहिए जो हम नहीं करते हैं। ज़ौक़ कह के थक गए, अब क्या होगा? फिर भुगतो जो होगा। और हम कहते रहेंगे, हम कहने से नहीं थकेंगे, लेकिन हमें गफलत से जागना होगा, अपनी अटेंशंस को वहाँ से बुनियादी इश्यूज़ पर लेकर आना होगा। हम नॉन इश्यूज़ में फंसे हुए हैं, और वो हुकूमती लेवल पर किसी भी लेवल की बात करें, हम उन नॉन इश्यूज़ से इश्यूज़ की तरफ आएंगे, तभी अवाम में भी शायद पजीराई बढ़ जाएगी और अवाम का कोई फ़ायदा भी होगा, और उनका जो वोट होता है उसका कर्ज भी वापस उतर जाएगा। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आते हैं, एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। एक ख़बर 13 अगस्त को एक तरमीम हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की गई है। हमारे यहाँ वैसे ज़्यादा मसला ये नहीं है कि कानून क्या है, हमारे यहाँ ज़्यादा मसला ये होता है कि कानून को इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। लाइकनेस और डिसलाइकनेस पर अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो वो फिर कानून जो है वो खातिर खा नहीं रहता कि उसके वो नताइज मिलें। अब ये कौमी असम्बली ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी दी है और 3 साल के लिए ये नाफिजुल अमल होगा। इसमें पीपल्स पार्टी की कुछ तजावीज़ भी शामिल की गई हैं कि जिस शख्स को हिरासत में लिया जाएगा उसके हवाले से ठोस शवाहिद होने चाहिए। पहले ये था कि शक की बुनियाद पर भी हो सकता है। पीजे मीर साहब, बड़ा लंबा है ये बिल, मैं अगर डिस्कस करूँगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक उनकी स्टेटमेंट है कि इन कवानीन के तहत पाकिस्तान के हर शहरी को पैदाइशी मुजरिम बना दिया है। इस कानून को कैसे देखते हैं? ज़रूरत तो है कि दहशतगर्दी को कम किया जाए। हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि हमारी सूरत हाल तकरीबन 2012-13 वाली हो गई है। तब दहशतगर्दी के वाक़यात बहुत होते थे और अब भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो हमें इस किस्म की एक्ट की ज़रूरत है। अपोजिशन ये कहती है कि इस एक्ट पर मज़ीद बात होनी चाहिए और इसको इस तरह नहीं नाफिज करना चाहिए। आप क्या कहते हैं? मौलाना फजल रहमान, सबसे पहले तो मैं कहूँ, वो तो खुद कहते हैं मैं जी अपने गाँव नहीं जा सकता, वहाँ दहशतगर्दी बहुत है। तो अगर ये तरमीम आई है तो ये नेशनल इंटरेस्ट के तहत आई है। आप शुक्र करें पाकिस्तान में 3 महीने हैं। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के एक नेशनल आसिफ हफीज को 7 साल विदाउट एनी चार्ज, क्वेश्चनिंग और एनीथिंग बेलमार्क जेल में रखा है और अब जाके 8वें साल जाके सजा दी है अमेरिका के अंदर। तो मुझे बताओ, हम तो 3 महीने पर हो रहे हैं, उस बेचारे का 8 साल कहाँ गए जिंदगी के। तो ये आपके पास बड़े इस तरह के केसेस आते हैं। बाहर बहुत जुल्म होता है इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान। हम तो वैसे ही दहशतगर्दी से भरे हुए हैं। तो अगर हमने ये कानून बना दिया और इसके अंदर ये भी देखें, दोनों साइड्स आप देखें, इसके अंदर ये नहीं कि जिसको मर्जी उठा, आपको उठाएंगे विद सॉलिड रीजंस। अपने का ये जो ऑर्डिनेंस है इसको सॉलिड रीजंस के साथ उठाया जाएगा। इसको जब तक आपके पास पूरे उसके एविडेंस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और ये जो चीज है इसको हमें इन अ पॉजिटिव नोट देखना चाहिए। हाँ, इसका जो डाउन साइड है कि हाँ जी, क्या जो हुकूमतें होती हैं, वक्ती जो हुकूमत होती है, क्या इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी? क्या इनको उठा के बंद कर देगी अंडर दिस टेररिज्म एक्ट एंड ऑल दैट? क्योंकि ज्यादातर हम टेररिज्म एक्ट के अंदर सियासतदानों को ही पकड़ रहे हैं, जो सही दहशतगर्द है वो तो पकड़ा ही नहीं जा रहा। आपने तो सारे उसको एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर पॉलिटिशियंस को दबा हुआ है। तो ये एक डिबेट इमिनेट होती है। तो इस डिबेट को हमने देखना है कि ये कहां जा रही है। अब पॉलिटिक्स को टारगेट ना करें, बिल्कुल अब दहशतगर्दों को करें और 3 महीने रखें, और लेकिन सॉलिड एविडेंस के साथ। देखो, जिसको फांसी भी होती है ज़ौक, उसको भी एक चांस दिया जाता है एक कानून के दायरे के अंदर। और आपने देखा कि कई ऐसे जजमेंट्स थे जिसमें उसने कत्ल नहीं किया होता लेकिन उसको फांसी हो जाती है और बाद में कहता है नहीं जी ये तो गलती हो गई है। तो हमें दोनों साइड को इसको बड़े ही संजीदगी से, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट जब हम ये कहते हैं, हमारी, मैं बार बार आपके प्रोग्राम पे भी कह रहा हूँ, हमारी जो इंटेलिजेंट फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पे पैसा खर्चो, इनको स्टेट ऑफ द आर्ट इंटेलिजेंस सर्वेलेंस के आप इक्विपमेंट ला के दो, इनको वो चीजें ला के दो वे दे कैन एक्चुअली मॉनिटर ये जो दहशतगर्द होते हैं, इनके ग्रुप होते हैं। और जो 3 महीने की बात आती है, आप 3 महीने इनके नेटवर्क को आप इन्वेस्टिगेट करोगे यार। ये तो नहीं है कि उसको पकड़ के बंद कर दिया, आप सुराग निकालोगे, को पता चलता है आपका। हमने पकड़ा है ना इसको, दहशतगर्द को, क्या नाम है इसका, कुलभूषण को, लेकिन हमने इसके पिछले भी पकड़े और पकड़ रहे हैं और पकड़ते रहेंगे। ये एक ऑनगोइंग गेम है। तो इसके अंदर प्लीज इसको पॉजिटिव रहो। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को यही लॉ चाहिए था। आई विश ये पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जो मार पड़ती है ना तब हम करते हैं, वैसे हम सोए में। नजमुल साकिब साहब, एक ऐसा कानून जिस पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हों, वो ज़्यादा अहम इसलिए भी लगता है क्योंकि जहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होना है वहाँ से ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है इस कानून के हवाले से। तो फिर आप कैसे देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट हो पाएगा अगर इख्तलाफात होंगे? तो अव्वल तो ये है कि ये तरमीम आई है, कानून तो एंटी टेररिज्म एक्ट तो बड़े अरसे से मौजूद है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज देख चुका है। मुझे ये बताइए कि ये कानून कहाँ पास हुआ है? कौमी असम्बली में जी, फिर सेनेट में जाएगा, फिर सदर पाकिस्तान इसकी तौसीक करेंगे, फिर ये कानून बन जाएगा।
मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक जगह बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मुझसे पूछे बगैर हो रहा है। आपकी असेंबली कर रही है, आपकी सेनेट कर रही है, इसका मतलब आपकी पार्लियामेंट कर रही है। तो मसला है कहां पे? मसला जहां पे है वो एक आदमी का वोट है जिसकी कदर कीमत पाकिस्तान को नहीं पता। मसला वहां पे है कि कानून बनते रहते हैं। बहरहाल अब चूंकि ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया है और ऐन मुमकिन है कि ये कानून बाकायदा तौर पे तौसीक के बाद बन भी जाए, प्रोमलगेट भी हो जाए। सिर्फ 2 दरख्वास्तें करनी है कि बराह करम दहशत गर्द को पकड़िएगा, किसी आम शहरी को ना पकड़ लीजिएगा। बराह करम अपने बुग़्ज़ ना निकालिएगा कि चलो इस बहाने इसको भी अंदर कर दो और उसको भी अंदर कर दो। बराह करम बुनियादी हकूक़ का ख्याल रखिएगा, उनको मजरू ना कीजिएगा। और खुशी की बात आपको बताऊं, इस एक्ट में क्या आई है कि वो जो आर्टिकल 10 है ना आपका फंडामेंटल राइट्स वगैरह का, वो इसमें बाकायदा तौर पे कहा है सब्जेक्ट टू। तो मुझे थोड़ी सी होप है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ज़रा थोड़ा सा हिसाब किताब रख के किया जाए। और वो पीपल्स पार्टी का किरदार है इसमें, जो उन्होंने आर्टिकल 10 के हवाले से एक अहम किरदार अदा किया और उसमें तरमीम में उनकी सजेशंस थी। हिलाली साहब, JUI रुकन आलिया कामरान ने कहा कि आखिर जल्दी में क्या कानून को मंजूर किया जा रहा है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है हुकूमत को? आपको लगता है कि काफ़ी देर हो गई है या हुकूमत अब भी जल्दी कर रही है? देखिए, मैं 2 चीज़ें जल्दी से बता दूं आपको। ये जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान में हर आदमी जो इज बोर्न गिल्टी अंटिल ही इज प्रूव्ड इनोसेंट, माने जब तक उसको इनोसेंस ना प्रूव करे तो वो गिल्टी है। ये यूरोपियन लॉ है, ये रोमन लॉ है कि जब इदारा किसी को पकड़ता है तो इदारा के पास अच्छे रीजंस होते हैं उनको पकड़ने के लिए। तो फ्रांस में और इटली में ये है कि अगर इदारे ने पकड़ा एक आदमी को तो उसने कुछ गलती की होगी, नहीं तो क्यों पकड़ता। अब इदारा को प्रूव करना है कोर्ट में कि उसने ऐसी गलती की कि वो क्रिमिनल लॉ उस पर अप्लाई करता है। इन अदर वर्ड्स, ही इज गिल्टी। मगर अगर वो ना प्रूव कर सके तो उसको छोड़े जाता है। हम लोग क्या करते हैं, ब्रिटिश सिस्टम ये है कि अमन के ज़मानों में कि वो क्या कहते हैं कि इट इज़ बेटर देन 10 गिल्टी मैन गो फ्री, कि 10 आदमी जो सजावार हैं, जो किया है कुछ हरकत, बेहतर है कि वो आज़ाद हो जाएं कि एक बेकसूर आदमी को फांसी मिले। मगर जब इमरजेंसी आता है, ब्रिटेन में भी जब इमरजेंसी आता है, जैसे दहशतगर्दों का है, वॉर का है, वो कहते हैं बेहतर है कि 10 इनोसेंट 10 बेकसूर लोग थोड़ा सा इनकन्वीनियंस और जेल भी बेशक जाए, अगर एक करदार उनमें एक गद्दार पकड़ा गया तो बेहतर है वो कि ये इनको बेचारों को जेल में थोड़ा वक्त गुजारना पड़ता है। और हम जो हैं इस वक्त, हमारा ख्याल ये है, माने मेरा तो नहीं है ख़ास तौर, मगर वी सीम टू थिंक कि हम एक इमरजेंसी में हैं, हम टाइम नहीं हराम कर सकते। अब ये पुलिस हमारे ऐसे होते हैं कि उनको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करने के लिए उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, और वो प्रूव ही नहीं कर सकते बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, और वैसे वो आदमी छूट जाता है। या प्रोसेसेस ऑफ FIR रजिस्टर करने के इतने डायलेटरी हैं कि उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, छोड़ना पड़ता है जब तक FIR नहीं, और उस वक्त तक वो भाग जाता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे सिचुएशन को देख के कॉमन सेंस को अप्लाई करना चाहिए। और मैंने सुना है कि कुछ कंट्रोल्स हैं, माने एक आदमी है जो रिव्यू करता है हर 6 दिन 5 दिन के बाद कि इसके खिलाफ केस बन रहा है, ठीक बन रहा है, नहीं बन रहा है, एंड इफ नॉट ही इज रिलीज्ड। मुझे नहीं पता ये सही है कि नहीं, मगर सुना ये है। अच्छा, नजमुल साकिब साहब, आज के सवालात मुख्तसरन। शुक्रिया ज़ौक। ज़रूरी सवाल पहले, मार्को रूबियो साहब ने बयान दिया है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ अहम मादनियात, हाइड्रोकार्बन वगैरह में इक्तसादी ताउन के मौक़े तलाश करना चाहता है। ज़रूरी सवाल ये है कि इस इक्तसादी ताउन का फ़ायदा सिर्फ़ अमेरिका को होगा जैसा कि आम तौर पे होता है, या पाकिस्तान खुसूसन बलोचिस्तान को भी इसमें कुछ हिस्सा मिलेगा? आज का गैर ज़रूरी सवाल, एक सूबे के वज़ीर आला ने ऐलान किया है कि वो निज़ाम के ख़िलाफ़
बागी हैं, निज़ाम के ख़िलाफ़ बागी हैं। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि क्या आप उस निज़ाम की बात कर रहे हैं कि आप बागी हैं जिस निज़ाम में आप ख़ुद एक सूबे के वज़ीर आला हैं? ठीक है नाज़रीन, हमारे सोशल मीडिया फीडबैक से आगाह करेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।